हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर जो भर्ती है आपके ग्रुप 56-57 और ग्रुप डी के रिगार्डिंग होने वाली है। इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया है, जिसमें जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो फेमस यूट्यूबर्स हैं, जिनकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया या फिर उनके अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं जस्ट टू अर्न मनी। अब उन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे फुल सेटिस्फेक्शन के साथ। इतने प्रूफ्स मैं लेके आऊँ इस वीडियो में, जिसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई और वीडियो देखोगे, अगर वो गलत पॉइंट्स बताए, गलत फैक्ट आपके सामने रखेगा, तो आप उसको कवर कर सकोगे कि भाई अगर कैंसिल नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और 5 नंबर मिलेंगे तो क्यों मिलेंगे। समझ रहे हो बात को? तो बेसिकली हम जिस पॉइंट पे बात करेंगे, पहला पॉइंट तो ये होगा कि जो 5 नंबर आपके जो मिल रहे हैं सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, वो मिलते रहेंगे या फिर हट जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि 56-57 का जो एग्जाम अगस्त में हुआ था, वो भी कैंसिल होगा या उसका री एग्जाम होगा या फिर उसकी ज्वाइनिंग आएगी अभी। तीसरा पॉइंट ये, अगर 56-57 अगर क्लियर हो जाता है, उसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो ग्रुप डी पे उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा। इन सभी के सभी पॉइंट्स का अच्छे तरीके से विश्लेषण करके, अच्छे तरीके से रिसर्च करके मैं बहुत सारे प्रूफ्स लेके आया हूँ, जिसको देखने के बाद आपको पूरी संतुष्टि हो जाएगी कि पेपर कैसे बचेगा और हमारा रिजल्ट कैसे आएगा और 5 नंबर कैसे मिलते रहेंगे। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए इस पूरी वीडियो को देखें, और अगर आपको डाटा अच्छा लगा, फैक्ट अच्छे लगे, तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ को जरूर से जरूर शेयर करें। तो आपको पता है ग्रुप 56 और 57 का मैटर अभी कोर्ट में, जिसकी अभी डेट लगी हुई है 6 मार्च की, कोर्ट रूम नंबर 17 में। अब 5 अगस्त को ये लिस्ट हुआ था, 5 अगस्त से लेके हम आ चुके हैं आज 4 मार्च हो चुकी है। अब इससे लेके अब तक इसकी तारीख बहुत ज्यादा लग चुकी है, करीब 8 से 9 तारीख लग चुकी है। किसी में सरकार ने डेट मांगी, किसी में सरकार ने फीस नहीं भरी, किसी में सरकार ने कोई पॉइंट छोड़ दिया, या फिर कुछ भी लगा लो। इन डेट से तो इंसान जो कैंडिडेट है, इन डेट से दुखी तो है ही, इसके साथ साथ एक और चीज से दुखी है, वो है भर्ती रोको गैंग। अब ये भर्ती रोको गैंग है क्या, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। भर्ती रोको गैंग 2 तरह की है। पहला तो है कि जो चाहते हैं भी क्वालिफाई हो जाए, मतलब सीईटी क्वालिफाई हो जाए, या फिर किसी कारणवश उनका 56 या 57 नंबर नहीं पड़ा, कम नंबर आने की वजह से। दूसरी कैटेगरी वो है जिसका 56 में एग्जाम हो गया, नंबर आ गया उसका, लेकिन उसके मार्क्स नहीं बने। समझ रहे हो बात को? ये 2 कैटेगरी है जो भर्ती रोको गैंग के अंदर आती है। अब अगर मान लो, मैं जो जितने भी यूट्यूबर है वो किस तरीके से इनको टारगेट करते हैं ऑडियंस को, मैं आपको बताता हूँ। हर यूट्यूबर को 1000 व्यूज के 50 रुपए मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं इस कैटेगरी की बात करूं, ये वीडियो डालता है तो इसकी 15,000 व्यूज तो आते ही आते हैं, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से देखूं तो 15 गुना में 50, 750 रुपए पर वीडियो। अगर मान लो ये 2 वीडियो डालता है डेली की, तो 750 गुणा में 2, ये 1500 रुपए डेली कमाता है। अब 1500 रुपए डेली कमाता है तो महीने कितने हुए? 45,000। तो ये समझो कि इसको पैसे जितना ज्यादा कमाना है, तो उसको ऑडियंस वैसी ही टारगेट करनी पड़ेगी जो उसके काम की है। उसी ऑडियंस के अकॉर्डिंग उसको कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों कैटेगरी को मिला लिया जाए तो ये कैंडिडेट पढ़ते हैं करीब 3 लाख से ज्यादा। समझ रहे हो बात को? और जो चाहते हैं कि 56-57 कैंसिल ना हो, वो कितने हैं? 15 से 20,000 ओनली। अब लोग ये समझ लो, जितने भी यूट्यूबर है वो क्यों ही टारगेट करेंगे इस ऑडियंस को? वो इसी को टारगेट करेंगे ना, ताकि ये मतलब कि ये टेंशन में आते रहे और ये राजी होते रहे। लेकिन कोर्ट इस तरीके से नहीं चलता। कोर्ट देगा जो सही है। अब जिस चीज को ये गलत बोल रहे हैं, जो ये कैंडिडेट बोलते हुए कैंसिल होना चाहिए, 56-57 कैंसिल होना चाहिए, अब क्यों नहीं होना चाहिए वो हम आगे बात करेंगे। ये तो आपको मैं समझाना था कि भाई हम वीडियो देखते हैं तो उन वीडियो किस तरीके से आपको समझना चाहिए, कौन कौन सी वीडियो आपको देखनी चाहिए। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आपको नेगेटिव पॉइंट लग रहे हैं, तो उनको किस तरीके से आपको पीछे छोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रुप डी पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा ग्रुप 56-57 का फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो करीब 3 महीने पहले मैंने ग्रुप डी के ऊपर सर्वे किया था, उसमें 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उन 10,000 लोगों में से करीब 4,000 कैंडिडेट ऐसे थे जो 56-57 में क्वालिफाइड थे। इन 4,000 में से करीब 3100 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके मार्क्स ग्रुप डी में 70 प्लस है। समझ रहे हो बात को? और मैं इतनी गारंटी देता हूँ, मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका ग्रुप 56 का रिजल्ट अगर आता है तो उनका रिजल्ट कंफर्म है, बिल्कुल 100% वो लगे पड़े अच्छी जॉब पे। उनके ग्रुप डी और मार्क्स 80 प्लस भी है। समझ रहे हो बात को? तो अगर ग्रुप 56-57 का रिजल्ट आता है, ये तो 10,000 का कैंडिडेट का सर्वे है, अगर ये 30,000 का होता ना, तो मैं मान के चलता हूँ कि 4,000 का डाटा करीब 10,000 के करीब पहुंच जाता, ठीक है। और इनके भी मार्क्स मैं लमसम बोल रहा हूँ
हूँ कि 70 प्लस तो बहुत बहुत कैंडिडेट का जो 56-57 में क्लियर होने वाले हैं। अगर मान लो 56-57 का फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो यूआर कैटेगरी कट ऑफ जो है वो 5 नंबर कम जाने के पूरे चांसेस है, और रिजर्व कैटेगरी जैसे कि बीसीए, बीसीबी, एससी या ईडब्ल्यूएस इनकी कट ऑफ कम जाने का चांस है कि 8 नंबर तक कम जाने के चांसेस पूरे हैं। समझ रहे हो बात को? इसलिए अगर ग्रुप 56-57 वाले अपनी भर्ती को कंप्लीट करवाने के लिए कोई इनिशिएटिव धरते हैं या करते हैं तो ग्रुप डी वालों को उनका साथ देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? मैंने आपको मैथ बता दिया कि भाई किस तरीके से देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। समझ रहे हो बात को? अब बात करते हैं ग्रुप 56 और 57 में। अब देखो, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जितने मार्क्स मिलते हैं, डबल रिजर्वेशन जो क्वालिफाई गैंग बोलती है इसको, उसके बारे में बात करेंगे। मतलब ये पर्टिकुलर केसेस हैं जो ग्रुप 56 और 57 पे लगे हुए हैं। अब सोशो इकोनॉमी का केस तो ग्रुप डी पे भी है। अब दूसरा क्या है कि भाई प्री के एग्जाम से पहले वेरिफिकेशन होनी चाहिए थी। एक तो ये केस है, मेन केस तो ये है कि पहले वेरिफिकेशन होनी चाहिए थी, और ये केस तो आपके 19 दिसंबर को ही निपट गया था। तीसरा है कि जो पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज है, मतलब निपट गया था, तो कैसे निपटा तो ये बताऊंगा आपको। मतलब इस सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। तीसरा पॉइंट है कि पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज इसका क्या मुद्दा है। चौथा पॉइंट है कि भाई 4 गुना से ज्यादा क्यों बुला लिए गए बंदे, ठीक है, उसके बारे में पॉइंट है। पांचवा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लोग बोल रहे हैं कि 41 क्वेश्चन रिपीट हो गए, 41 क्वेश्चन रिपीट हो गए कि भाई इसके कारण पक्का कैंसिल हो जाएगा। छठा क्वेश्चन ईएसएम वर्सेस जो डीएसएम है, वही मुद्दा बड़ा है, ये पेचीदा मुद्दा है, इसके बारे में गहन चिंतन हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट है ये सब ऐसे पॉइंट है जिसमें यूट्यूबर जितने भी हैं उन्होंने कंटेंट जितना भी बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई गैंग के लिए ही बनाया है, भर्ती रोको गैंग के लिए ही बनाया है। कुछ एक यूट्यूबर है जो एक्सेप्शन में आते हैं, लेकिन मामला क्या है कि हर कोई टारगेट उसको करता है जहाँ पे कैंडिडेट ज्यादा है। अब सबसे पहला मुद्दा है कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जो केस है 5 नंबर का, इसमें 2018 में सिविल रिट पिटीशन डाली गई थी 107/92। समझ रहे हो बात को? इसकी जो फाइनल वर्डिक्ट था उसमें सरकार की इस मूव को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने तारीफ की थी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिन्होंने केस कर रखा है, जो अर्पित गहलावत वाला केस है, उसमें ये बता रहे हैं कि फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। अब इस पर्टिकुलर जो प्रोविजन हरियाणा सरकार ने दिया है, इस प्रोविजन में ये लिखा था कि इस प्रोविजन में आर्टिकल 14 मतलब 14 और 16 जो फंडामेंटल राइट है आपके, जो अभी जितने भी केस कर रखे हैं उनमें यही बात बोल रखी है कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 वायलेट हो रहा है। समझ रहे हो बात को? तो ये जजमेंट आपकी 2018 में दे चुकी थी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, जिसमें गिवन था कि भाई ये हम इस मूव को अप्रिशिएट करते हैं और ये फंडामेंटल राइट को वायलेट भी नहीं करती। तो ये जजमेंट सरकार दिखाएगी, उसके साथ में बहुत सारे जजमेंट सरकार दिखाएगी। ये तो एक नमूना है। तो इस तरीके से सरकार सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया केस को बचाएगी, 100% बचाएगी। अब जितने भी उस टाइम पे जो ओपोजिशन थी, उस टाइम पे जितने भी ये केस दिखा रहे हैं, उस टाइम पे भी दिखाए हुए इन्होंने। समझ रहे हो बात को? पर फिर भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 5, अभी तो उस टाइम पे तो 20 नंबर मिलते थे, अब तो 5 नंबर मिल रहे हैं और आगे जाके 2.5 हो जाएंगे। अभी मेंस में 2.5 नंबर है, 2.5 नंबर पे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। 20 नंबर से पड़ता था, लेकिन उस टाइम पे ही प्रेज किया था उन्होंने। अब 5 नंबर पे तो मेरे ख्याल से इतना फर्क पड़ने नहीं वाला। कोर्ट मतलब जो अपनी सरकार है वो अच्छे तरीके से इसकी पैरवी करेगी। अब दूसरा है प्रायर वेरिफिकेशन। अब देखो, कितने भी एग्जाम्स आपके सेंटर में या फिर स्टेट में जितने भी एग्जाम होते हैं, किसी भी स्टेट के लगा लो आप, मतलब कि सेंटर किसी भी एग्जाम के लगा लो, तो जो वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी आपके पहले चेक होते हैं, आपके अकॉर्डिंग तो पहले चेक होते हैं। वो तो सिर्फ ये चेक करते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या नहीं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से सीआईडी के थ्रू चेक करवाए जाते हैं वो फाइनल रिजल्ट के बाद ही चेक करवाए जाते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि 100 कैंडिडेट में थे 2 कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी निकल जाए, और वो बाद में 2 पोस्ट खाली हो जाएंगी। भाई इसी तरीके से वेटिंग लेके आ जाती है। तो जो प्रायर वेरिफिकेशन है, 19 दिसंबर को जो जजमेंट है, मतलब 19 दिसंबर जो हियरिंग हुई थी, उसमें जो जस्टिस थे उन्होंने साफ कहा था कि वेरिफिकेशन जो वो बाद में ही होती है, पहले नहीं होती है। तो ये प्रायर वेरिफिकेशन का मामला तो 19 दिसंबर को ही सोल्व हो चुका था, और यही मुद्दा मेन 56-57 के लिए जो 4 अगस्त की जजमेंट है उसमें यही था कि पहले वेरिफिकेशन करो। तो पहले वेरिफिकेशन का मुद्दा सोल्व हो ही गया, तो 56-57 का तो बिल्कुल सेफ है। अब आगे जाके जो भी पॉइंट है, जो ईएसएम डीएसएम 41 क्वेश्चन रिपीट, उन सब के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। ये तो पूरा क्लियर हो चुका है कि प्रायर वेरिफिकेशन तो हो ही नहीं सकते, तो
वेरिफिकेशन तो होगी बाद में। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज। मैंने सीईटी जो आपकी पॉलिसी है मैंने बहुत अच्छे तरीके से दोबारा रीड की, उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि ग्रुप वाइज या फिर पोस्ट वाइज। हाँ, ये जरूर लिखा है कि पोस्ट का 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब कहेंगे कि पोस्ट का 4 गुना लिख तो रखा है भाई। देखो अब जैसे कि एएलएम है, एएलएम के 4 गुना बुला रहे, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो 4 गुना से कम थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एएलएम का एग्जाम अलग होना था। अब ग्रुप 56 में जितने भी कैटेगरी है उनका एग्जाम एक ही होना है। ग्रुप 56 में अगर मान लो 6000 पोस्ट है, 6000 4 गुना तो 24,000 कैंडिडेट टोटल के बुलाए जाए, एग्जाम एक ही है। अगर मान लो पोस्ट का 4 गुना, जैसे ग्राम सचिव का 4 गुना होगा, सेक्रेटरी का 4 गुना होगा, पटवारी का 4 गुना होगा, तो इसका मतलब तो ये होगा ना सबके एग्जाम अलग अलग लेने पड़ेंगे। है थोड़ी ना पॉसिबल है। ग्रुप 56 का अगर एक एग्जाम है तो उनके ग्रुप की पोस्ट के अकॉर्डिंग ही बुलाए जाएंगे कैंडिडेट। ये तो बिल्कुल सोल्ड है। अभी पीछे हियरिंग हुई थी उसमें एजी साहब ने ये साफ कहा था कि हम पोस्ट की ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर पोस्ट की ग्रुपिंग होगी तो वही पोस्ट माना जाएगा ना, ग्रुप वाइज का तो कोई मामला ही नहीं रहा। समझ रहे हो बात को? अब लोग कहेंगे कि भाई कई सारी ऐसी वैकेंसीज है जिसमें अलग से कुछ क्वालिफिकेशन मांगी हो, जैसे कि मान लो किसी ने मांग रहा है पीजी में आपके 60+ होने चाहिए। ठीक है भाई, उस पर्टिकुलर में 4 गुना से ज्यादा कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के लिए। ठीक है, अब किस तरीके से मिलेंगे वो तो आगे जाके जो कोर्ट में डाटा सबमिट करवाया जाएगा वो सब आगे आपके सामने आ जाएगा। बट पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज का मामला इतना बड़ा है नहीं। मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से कि पोस्ट का 4 गुना है और ग्रुप जिसमें एक एग्जाम होना है, जिसका एक एग्जाम होना है उसके ग्रुप का 4 गुना है, उसकी पोस्ट का 4 गुना, उस पर्टिकुलर ग्रुप की पोस्ट का 4 गुना। ये नहीं है कि भाई सेक्रेटरी का 4 गुना और कोई और पोस्ट का 4 गुना। भाई ये जिन्होंने केस कर रखा है ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे ही बताएंगे। अब जो केस कर रखा है वो ये थोड़ी कहेंगे मैं हार जाऊंगा, वो कभी नहीं कहेगा भाई। इस चीज को आपको अपना सेल्फ अवेयर आपको जागृत करना पड़ेगा, आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कौन किस तरीके की बात कर रहा है। अब जो 4 से, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि भाई 4 गुना ज्यादा बंदे मिल जाएंगे। अब इसमें यही मुद्दा हुआ कि 4 गुना है ज्यादा कैंडिडेट को बुला लिया। अगर मान लो 6000 पोस्ट है तो आपके 4 गुना के अकॉर्डिंग 24,000 हुए, लेकिन बुला लिए करीब 24-26,000 हुए और बुला लिए कितने 37,000 के करीब। ठीक है, अब ये हुआ क्यों? अभी देखो कैंडिडेट का पर्सपेक्टिव क्या है कि भी देखो जैसे कि अब जो बीसीबी कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस ये ज्यादा बुला रखे हैं। यूआर, बीसीए और एससी कैंडिडेट के एग्जैक्ट 4 गुना बुला रखे हैं, लेकिन बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के 4 गुना नहीं बुला रखे हैं। ठीक है, ज्यादा बुला रखे हैं। कैंडिडेट का पर्सपेक्टिव ये है कि भाई वो बाहर हो जाएंगे या फिर ये ज्यादा बुलाने थे, यूआर के ज्यादा बुलाने थे या बीसीए के भी ज्यादा बुलाने थे। ऐसा नहीं होता। अब एचएसएससी का पर्सपेक्टिव क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें साफ गिवन है कि 21 जुलाई 2023 को इन्होंने रेजोल्यूशन लिया कि यूआर कैटेगरी कट ऑफ से ऊपर अगर रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ जाती है तो रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ यूआर कट ऑफ के बराबर लाके अगर मान लो ज्यादा कैंडिडेट सबमिट होंगे तो हो जाएंगे, उनको बेनिफिट मिल जाएगा। अब इस तरीके से बीसीबी और ईडब्ल्यूएस अगर 4 गुना करते तो कट ऑफ जाते 68 और 69। समझ रहे हो बात को? तो अगर 68 और 69 जाती, इस रीजन से उन्होंने कट ऑफ बीसीबी और ईडब्ल्यूसी घटाए कितनी कर दी 65। अब 65 कर दी तो ज्यादा कैंडिडेट आ गए। अब ज्यादा कैंडिडेट आ गए तो इसका मतलब ये है कि भाई 4 गुना का इन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से एक जस्टिफाई कर रखा है कि 4 गुना ज्यादा लिए क्यों। अब बहुत सारी ऐसी जजमेंट है जहाँ पे ये प्रूव्ड है कि जो यूआरई कट ऑफ है वो रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ से बिलो नहीं हो सकती। ये प्रूव्ड है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी। वो जजमेंट आपको ला दूंगा अगली वीडियो में, मैंने इसमें ऐड नहीं की है। इस बात से आपको पूरा का पूरा अंदाजा लग जाएगा कि भाई कितना हल्का केस है, तो आराम से सोल्व हो जाएगा 4 गुना ज्यादा वाला। ये तो कोई मामला ही नहीं है। ठीक है, अब अगला मामला है 41 क्वेश्चन रिपीट मामला, जो भर्ती रोको गैंग है ये बोल रहा है कि धांधली हुई है, किसी को फायदा दिलवाया गया। अब देखो 57 में कितनी शॉर्ट लिस्ट थी 28,000, 56 में शॉर्ट लिस्ट कितने 36,000। मैं ये राउंड फिगर लेके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो अब 57 में जितने भी कैंडिडेट, अब देखो 57 का एग्जाम कब हुआ 6 अगस्त को, 56 का हुआ 7 अगस्त को। अब देखो जो 57 में पार्ट किया था, मतलब जैसे अगर मान लो 57 के कैंडिडेट हैं तो ये कैंडिडेट 56 के, मतलब कि जो 57 में थे वो 56 में भी थे। अब कुछ कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन 12 थी तो वो 56 में नहीं गए, लेकिन जो 56 में थे ना उन्होंने मतलब कुछ एक कैंडिडेट जो 57 में जो एलिजिबल कैंडिडेट थे 56 के लिए उनका नंबर 56 में ही पड़ा होगा। ठीक है, अगर मान लो 57 में रिपीट होते ना तो धांधली मान सकते थे। इसमें किसी की धांधली नहीं हुई है। अगर मान लो धांधली हुई भी है तो सोल्यूशन क्या है? देखो धांधली के लिए उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि भी किसी पर्टिकुलर बंदे का फायदा हुआ। एग्जाम ऐसे कैंसिल नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे प्रूफ दिए होते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर रीजन से ये पेपर कैंसिल होना चाहिए,
ये लीक हुआ था। अभी इन्होंने क्या जजमेंट निकाली है कि 41 क्वेश्चन कैंसिल, मतलब 41 क्वेश्चन रॉन्ग थे, वो पेपर कैंसिल कर दिया। भाई 41 क्वेश्चन गलत है, उसका रीजन क्या है? कई कैंडिडेट को उन पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, उनको ये पता नहीं था क्वेश्चन गलत है। ऐसा पता नहीं चलता स्टार्टिंग में क्वेश्चन गलत होते हैं या नहीं होते। मैथ के क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है क्वेश्चन सोल्व करते करते, इस करके वो एग्जाम रद्द किया गया था। ये एग्जाम रद्द नहीं होने वाला इस रीजन से। सोल्यूशन क्या है? या तो 41 सबको दे दो या 41 सबके काट लो। अब 41 सबको देने में फायदा इस करके है कि जो 100 नंबर से रिजल्ट आ जाएगा। 41 सबके काटने में क्या है कि 15/9 में से रिजल्ट आएगा। ये पॉसिबल शायद ही कोर्ट करे। मेरा ये ओपिनियन है कि 41 क्वेश्चन सबको दे दिए जाएंगे और 41 क्वेश्चन सबको देने के बाद अच्छे तरीके से रिजल्ट निकल सकता है। 41 क्वेश्चन रिपीट का मामला आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और किस तरीके से सोल्व हो सकता है मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं ईएसएम वर्सेस डीएसएम की। ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है। मैं फौजी भाइयों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कोई बीच का रास्ता निकल जाए, ठीक है। अगर मान लो बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो सरकार क्या कर सकती है, मैं आपको बताता हूँ। पहले ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि यूआर, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस और एससी, ये आपके 519 वैकेंसीज है, ठीक है। अगर ईएसएम की देखो तो करीब 800 वैकेंसीज है। अगर मान लो ईएसएम की, ऐसा हो सकता है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब कि कई फौजी भाइयों को इसमें ठेस पहुंचेगी, बट मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बट मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। आपकी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा मैं। तो 5619 आपकी वैकेंसी की रिजल्ट आ जाए और 800 वैकेंसी का आपका होल्ड रख दिया जाए। सोल्व तो ये भी होगा, 800 का भी रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर ईएसएम डीएसएम का मामला थोड़ा लंबा खिंचता है तो ईएसएम की वैकेंसीज को वो होल्ड कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ईएसएम वर्सेस डीएसएम पे ऑल कैटेगरी या फिर ऑल वैकेंसीज पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसको होल्ड करते हैं वो। तो अब जितने भी पॉइंट्स थे तो ग्रुप 56, 57 और ग्रुप डी के रिगार्डिंग मैंने सबके सब इस वीडियो में कवर कर दिए। अब अगर इसमें से भी कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पूरा क्लियर करूंगा आपके लिए, ठीक है। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें दी है, जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, अगर वो आपको सही लगे तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। बेशक वो भर्ती रहो गैंग के साथ शेयर करें, बेशक वो 56, 57 या फिर ग्रुप डी के सीरियस कैंडिडेट है उनके पास शेयर करें। और ग्रुप 56, 57 वाले अपना रिजल्ट निकालने के लिए जो भी इनिशिएटिव डालते हैं, जो भी इनिशिएटिव करते हैं, बेशक वो ट्विटर कैंपेन करे या फिर किसी एमपी एमएलए से बनाए या फिर गैदरिंग करे, उनको उनका साथ ग्रुप डी वालों को देना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी वालों को फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी के 75 नंबर है, अब वो यूआर से है, अगर मान 56, 57 का रिजल्ट नहीं आता तो वो बाउंड्री पे है। समझ रहे हो बात को? अब 75 वाला अगर 56, 57 क्लियर हो जाएगा, 56, 57 ने नहीं दे रखा, 75 को उसको टॉप की पोस्ट मिलेगी, मनपसंद लाइब्रेरी अटेंडेंट या लैब अटेंडेंट। तो 56, 57 का रिजल्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग सरकारी।